एक देश जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, जो सोना, चांदी, मसालों और कलाओं का भंडार था, जिसका अपना साइंस था, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सभ्यता और एक ऐसी परंपरा जो हजारों साल पुरानी थी। लेकिन फिर एक दिन समंदर पार से कुछ अंग्रेज आए जो दिखने में शांत लेकिन इरादों से खतरनाक थे। जब पहली बार अंग्रेज भारत आए तो उनके पास सिर्फ एक व्यापार की कंपनी थी और हमारे पास एक समृद्ध सभ्यता। लेकिन सवाल फिर ये है कि कैसे एक कंपनी एक पूरी सभ्यता पर राज करने लगी। क्या उनके पास सिर्फ हथियार थे या हमारी ही कमजोरी कहीं गहराई में छुपी थी, हमारी सोच में, हमारे विश्वासों में या हमारे ही समाज के अंदर। वो ट्रेड करने के लिए आए, लूट के लिए रुक गए और राज करने के लिए हमारी ही मिट्टी पर कब्जा कर लिया। हमने सोचा वो मेहमान है, लेकिन वो हमें ही हमारी जमीन से बेदखल करने लगे। हमने धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत की और उन्होंने शिक्षा के नाम पर हमारी सोच बदल दी। हमने जातियों को ऊंच नीच में बांटा और उन्होंने एकता को तोड़ने का यही मौका पकड़ लिया। ये कहानी सिर्फ गुलामी की नहीं है, ये कहानी है हमारी चुप्पी की, हमारी असावधानी की और उस चालाकी की जिसने पूरे भारत को एक व्यापार की डील में बदल डाला। और यही से शुरू हुई फूट डालकर राज करने की कहानी, अपने ही लोगों को अपनों से पराया करने की कहानी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि कैसे कुछ चंद फिरंगी जो व्यापार करने के लिए आए थे, हमारी ही राज्यों की कमजोरियाँ, हमारी ही सेनाओं की ताकत और हमारे ही समाज की दरारों का इस्तेमाल करके इस पूरे देश के मालिक बन बैठे। आज उस गुलामी के पीछे की कहानी का इतिहास जानेंगे आज की इस वीडियो में। साल 8 यूरोप उस दौर से गुजर रहा था जहां सत्ता, व्यापार और धर्म की भूख सिर चढ़कर बोल रही थी। इधर एशिया, खासकर भारत, सदियों से समृद्ध था अपने मसाले, कीमती धातु, रेशम, सूती कपड़े और सबसे अहम बात एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत जो यूरोप को हद से ज्यादा आकर्षित करती थी। इसी दौर में एक नाम उभरता है वास्को दी गामा। स्कूल की किताबों में बताया गया है कि भारत का समुद्री रास्ता खोजने वाला खोज करता है, पर क्या ये सच है? असल में उसने कोई नया मार्ग नहीं खोजा था, वो तो बस लालच के नक्शे पर एक रास्ता ढूंढ रहा, क्योंकि जिस समुद्री रास्ते से वो भारत आया था उसे सदियों से अरब, फारसी और भारतीय नाविक इस्तेमाल कर रहे थे। गामा की वो खोज एक राजनीतिक पलायन थी, एक व्यापारिक मजबूरी थी और उससे भी बढ़कर भारत की संपदा हड़पने की एक व्यापारिक रणनीति थी। मानसूनी हवाओं की समझ और समुद्री दिशाओं का ज्ञान हमारी सभ्यता के लिए कोई नई बात नहीं थी। इतिहास कहता है जब वो भारत से मसाले और कुछ सामान लेकर लौटा तो उसे लगभग 60 गुना प्रॉफिट हुआ। यानी यूरोप को ये बात समझ आ चुकी थी कि अब भारत से सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि यहाँ से दौलत भी निचोड़ी जा सकती है। और यही से व्यापार और बेईमानी के बीच की रेखा मिटने लगी। भारत जो सदियों से व्यापार कर रहा था, जो अरब और चीन के साथ कारोबारी संबंध में था, अब वही उन्हीं के लिए एक मार्केट, सोर्स और एक टारगेट बनता जा रहा था। वहां से लगभग एक सदी के बाद साल 1599 में लंदन के आलीशान घरों में रहने वाले कुछ अमीर व्यापारी जो खुद को मर्चेंट एडवेंचर कहते थे, एक छिपी हुई भूख के साथ एक जगह पे इकट्ठा हुए। ये भूख थी भारत जैसे समृद्ध देशों से व्यापार करके इंग्लैंड की तिजोरियां भरना। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पुर्तगालियों ने पहले से ही हिंदी महासागर पर कब्जा कर बैठे थे और डच भी आगे निकल चुके थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि सरकार का रास्ता मत देखो, खुद कंपनी बना लो और आगे बढ़ो। और यही से एक कंपनी का जन्म हुआ जिसका नाम जितना मामूली था, इरादे उतने ही खतरनाक। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एक चार्टर पर साइन करती है, एक ऐसा अधिकार पत्र जो उन्हें भारत से लेकर जापान तक व्यापार करने की परमिशन दे, और एक ऐसा कागज जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी जो नाम से तो व्यापारी थी लेकिन इरादे साम्राज्यवादी थे। उसे बनाया गया था व्यापार के लिए लेकिन आई थी राज करने के लिए। 218 बड़े बड़े बैंकर्स, व्यापारी और ब्रिटिश लॉर्ड्स ने मिलकर इस कंपनी में निवेश किया। उनके पास ना कोई सेना थी, ना कोई झंडा, सिर्फ एक कागज जिसे महारानी ने इजाजत कहा और भारत ने एक विनाश। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, यही था उसका पूरा नाम। नाम लंबा था लेकिन मकसद सीधा, पहले व्यापार करो, फिर दोस्ती दिखाओ, फिर राज करो। शुरुआत में ये कंपनी आई थी सिर्फ चाय, मसाले और सूती कपड़ों के लिए, लेकिन इनके इरादे इससे कई ज्यादा आगे थे। पर सवाल ये है, क्या वाकई सिर्फ कंपनी जिम्मेदार थी हमारी गुलामी के लिए, या हमारे ही समाज में कुछ ऐसा था जिसने अंग्रेजों के लिए रास्ता और भी आसान कर दिया? देखिए,
बुरा मत मानना, लेकिन अगर सच कहूँ तो जिस भारत में तर्क और विज्ञान का जन्म हुआ था वो 15वीं और 16वीं सदी आते आते एक अंधेरे में घिर चुका था। जब यूरोप व्यापार, समुद्री ताकत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा था, जब वहाँ गैलीलियो, कोपरनिकस और न्यूटन जैसे लोग तर्क, विज्ञान और सोच के रास्ते पर चल रहे थे, तब उसी दौर में भारत अंधविश्वास, जातिवाद और कुप्रथाओं के अंधेरे में उलझा पड़ा था और तारों में भाग्य ढूंढ रहा था। जहाँ एक और यूरोप जहाज बनाकर दुनिया जीतने की सोच रहा था, वही भारत में ये तय किया जा रहा था कि कौन मंदिर में घुसेगा और कौन नहीं, किसका पानी ऊंचा है और किसके छूने से पाप लगेगा। जो लड़की देवी मानी जाती थी उन्हें ही बाल विवाह और सती में झोंका जा रहा था। ये वही भारत था जिसने कभी शून्य दिया था, लेकिन अब उसी भारत में तर्क की जगह तंत्र ने ले ली थी, विज्ञान की जगह ज्योतिष बैठ गया था और ऋषियों की भूमि श्राप देने वाली पुजारियों की गिरफ्त में थी। विज्ञान को पूजा से डर लगने लगा था, तर्क को धर्म विरोध कहा जाने लगा और जो सवाल उठाता या तो उसे श्राप दिया जाता या फिर अछूत बना दिया जाता। जब यूरोपियंस दुनिया को नए सिद्धांत, वैज्ञानिक की सोच और पॉलिटिकल यूनिटी जैसे नए विचारों से बदल रहे थे, तब भारत में उसी वक्त धर्म के नाम पर छोटे छोटे राज्य आपस में झगड़ रहे थे। वहाँ शिक्षा का अर्थ था सवाल पूछना और यहाँ शिक्षा का अर्थ बन चुका था चुप रहना। वहाँ विद्यालयों में प्रयोग हो रहे थे और यहाँ गुरुकुलों में जात पूछी जा रही थी। यही वो माहौल था जहाँ सोच का गला घोटा जा रहा था और उसी घुटन में अंग्रेजों की चालें खुलकर सांस ले रही। क्योंकि जब समाज आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त हो, तब बाहरी दुश्मन को कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। जब समाज सोचने से डरने लगे, तब सत्ता हिसाब लगाने वाले के हाथ में चली जाती है। भारत के पास मसाले थे, रेशम था, सोना था, लेकिन समझदारी का वो धागा टूट चुका था जिससे एक देश को बांधा जा सके। और जब कोई सभ्यता अपने ही अतीत में खोकर वर्तमान की आंखें बंद कर लेती है, तो उसका भविष्य कोई और लिख कर चला जाता है। और ऐसा ही बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने किया। साल 1608 ये वो साल था जब अंग्रेज पहली बार भारत की मिट्टी पर कंपनी के नाम पर एक विचार रखते। कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स का दूत बनकर अपने हेक्टर नाम के जहाज से पहली बार इंडिया आता है। मकसद था व्यापार के नाम पर पाव जमाना। उस समय भारत पर शासन था मुगल सम्राट जहांगीर का। हॉकिंस सीधे जहांगीर के दरबार में पहुंच जाता है। सूट बूट में अंग्रेज, हाथ में तोहफे, जुबान पर मिठास और एक खुद को फ्रेंड्स ऑफ एम्पायर कहता है। जहांगीर, जो फारसी तहजीब और विदेशी मेहमानों से प्रभावित, हॉकिंस को सूरत और पश्चिमी भारत में फैक्ट्री खोलने की कुछ कंडीशनल परमिशन देता है, लेकिन ये इजाजत कंपनी के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। मसाले या कपड़ों के लिए सिर्फ 1-2 फैक्ट्रियों से काम चलने नहीं वाला था, इसीलिए कंपनी को भारत के कोने कोने में पांव पसारने थे। इसीलिए जरूरी था एक ऐसा फरमान जो उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में बिना रोक टोक के खुले व्यापार की छूट दे दे। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अगली चाल खेलती है और इंडिया में भेजती है सर थॉमस रो को। ज्यादा ठंडा दिमाग, ज्यादा पॉलिटिकल सोच और सीधा मकसद, पूरे मुगल साम्राज्य में कारोबार की छूट। जहांगीर के दरबार में रो महीनों तक रहता है, धैर्य से उनकी भाषा, संस्कृति और सत्ता के अंदर की राजनीति को समझता है। फिर पेश करता है एक प्रस्ताव, ना तलवार ना तोप, सिर्फ एक फरमान चाहिए जो कंपनी को पूरे भारत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दे। जब विलियम हॉकिंस और थॉमस रो दरबार में आए तो वो कोई सैनिक नहीं थे, वो व्यापारी थे और अपने राजा के प्रतिनिधि बनकर आए थे। और ये बात भी जरूरी है कि भारत उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था और मुगल साम्राज्य अपने आत्मविश्वास में डूबा था। उन्हें नहीं लगता था कि कोई व्यापारी देश, वो भी टापुओं का छोटा सा ब्रिटेन, भारत को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जहांगीर को लग रहा था कि ये लोग व्यापार करेंगे, टैक्स भरेंगे और दरबार में तोहफे देंगे, यानी सीधे शब्दों में फायदा ही फायदा। और जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत दे दी। दिखने में ये सिर्फ एक व्यापारिक अनुमति थी, लेकिन असल में ये भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर पहला व्यवस्थित हमला था। अब अंग्रेजों को देश के अलग अलग हिस्सों में बैठने का आधार मिल गया था। दक्षिण भारत की स्थिति पहले से ही अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी। साल 1565 विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वहाँ कोई अब केंद्रीय सत्ता नहीं बची थी। अब वहाँ छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में ही बटे हुए थे, जिनसे निपटना अंग्रेजों के लिए बेहद आसान था, चाहे धोखे से या लालच से। इसी राजनीतिक बिखराव और सामरिक शून्यता का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपने पहले पांव साल 1611 मसूलीपट्टनम में रखे। यहाँ के बंदरगाह पहले से ही व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन अब अंग्रेजों ने इसे अपना पहला स्थायी मौजूदगी का गढ़ बना लिया। और देखते ही देखते उत्तर भारत में सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद और आगरा जैसे शहरों में अंग्रेजों की फैक्ट्रियां खुलने लगी और इसी के साथ कंपनी ने अपने पांव भारत की जमीन पर जमा दी। फिर साल 1639 में अंग्रेजों को एक और बड़ा मौका मिला। चेन्नई के पास एक छोटे से मछुआरे गाँव के राजा से अंग्रेजों ने एक जमीन का टुकड़ा लीज पर लिया और यही जगह आगे चलकर बनी फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक किला
जो कि व्यापारी गोदाम के नाम पर बनाया गया। लेकिन दक्षिण भारत की धरती तब भी राजनीतिक अस्थिरता से भरी थी। छोटे छोटे राज्य, आपसी झगड़े और लूटपाट वहाँ आम बात थी और अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि अगर उन्हें यहाँ लंबे समय तक टिकना है तो सिर्फ दीवारें काफी नहीं, हथियार उठाने वाले अपने लोग भी चाहिए। और यही से शुरू हुई उनकी सबसे खतरनाक चाल, लोकल भारतीयों को पैसा देकर भर्ती करना, जिन्हें सिपाही कहा गया। शुरुआत में इनका काम फैक्ट्री की चौकीदारी करना, माल की रखवाली करना या बंदरगाहों की निगरानी करना था। लेकिन वक्त के साथ इन चौकीदारों के हाथ में लाठी की जगह मस्कट बंदूकें आ गई और ये सिपाही बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी की निजी सेना। एक ऐसी सेना जो भारत के ही जमीन से बनी थी, भारत के ही लोगों से बनी थी, लेकिन आदेश चलते थे लंदन के ऑफिसों से। इसके बाद साल 1668 में बॉम्बे अंग्रेजों को पुर्तगालियों से दहेज में मिला। यहाँ अंग्रेजों ने बनाया बॉम्बे कैसल। ये किला सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं था, ये एक प्रतीक था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारी नहीं रही। अब वो सैनिक, रणनीतिकार और प्रशासक बन चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं बल्कि अपने सैन्य ठिकाने, बंदरगाह और वो रणनीतिक आधारशिलाएं थी जो एक किसी भी वक्त एक व्यापारी को शासक में बदल सकती थी। लेकिन सन 1700 आते आते अंग्रेज खुद को भारत में एक मजबूत व्यापारी शक्ति मानने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब व्यापार की सीमा लांघकर वो सत्ता की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दीवार थी मुगल सम्राट औरंगजेब, एक ऐसा शासक जो न सिर्फ धार्मिक रूप से कठोर था बल्कि राजनीतिक रूप से भी अत्यंत सख्त। अंग्रेजों ने सोचा कि अब वक्त है सीधे टकराव का। बंगाल और बॉम्बे में सैन्य ठिकाने मजबूत किए गए, तोहफे तैनात की गई और बंदरगाहों पर खुद को हकदार समझकर चलना शुरू कर दिया। पर गलती वही हो गई, वो भूल गए कि ये दिल्ली का दरबार है, कोई यूरोपीय चौकी नहीं। और जब औरंगजेब को पता चला कि अंग्रेज उसकी संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं तो उसने बिना देर किए आदेश दिया कि इन व्यापारियों को इन्हीं की जहाजों में लादकर बाहर फेंक दो। और यही हुआ। साल 1686 से 1690 तक चली इस लड़ाई में अंग्रेजों की बुरी तरह हार हुई। मुगल नौसेना ने बॉम्बे में अंग्रेजों की नाकाबंदी की, जहाज जब्त किए गए, गोदामों को लूटा गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जबरन हार का सामना करना पड़ा। और हार के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी घुटनों पर आ गई। उन्होंने माफी मांगी, संधि की भीख मांगी और फिर से व्यापार करने की इजाजत मांगी। लेकिन ये हार अंग्रेजों के लिए अंत नहीं बल्कि एक सीख थी। उन्होंने समझ लिया था कि भारत को सीधे नहीं जीता जा सकता। यहाँ के किले ऊंचे लेकिन आत्माएं टूटी हुई। और यही से शुरू हुआ अंग्रेजों का असली हथियार, फूट डालो और राज करो। और यही से अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदली। अब वो राजाओं को नहीं, राजाओं के बीच की दूरी जीतना चाहते थे। अब वो युद्ध नहीं, गद्दारों की वफादारी खरीदना चाहते थे। अब व्यापार उनका मकसद नहीं, एक मुखौटा बन गया था। उनके जासूस अब दरबारों में थे, उनके एजेंट अब वकीलों के भेष में घूम रहे थे। और अब उनकी ताकत तोप या तलवार में नहीं बल्कि सूचनाओं में थी। उन्होंने एक एक रियासत को देखा, कहा उत्तराधिकारी को लेकर मतभेद है, कहा मंत्री और राजा के बीच ईर्ष्या है, कहा जमींदार और किसानों के बीच तनाव है। और उन्होंने वही चोट की। अब वो युद्ध नहीं छेड़ते थे बल्कि संधियों के नाम पर शर्तें लिखवाते थे, सुरक्षा के नाम पर सेनाएं तैनात करते थे और कानून के नाम पर शासन की लगाम अपने हाथों में लेते जा रहे थे। धीरे धीरे भारत का हर राजा अपने ही राज्य में मेहमान बन गया। कभी अंग्रेजों के कहने पर वो साइन करता तो कभी उनकी अनुमति के बिना कोई काम भी नहीं कर सकता। कभी कहते थे हम दोस्त थे, साझेदार है, पर असल में हमारे ही खजाने से हमें ही गिरवी रख रहे थे। और ये सब इतने चुपचाप हो रहा था कि न तलवार चली और न तोप दगी। फिर भी भारत के नक्शे पर अंग्रेजी रंग चढ़ता जा रहा था। 18वीं सदी के शुरुआत में मुगल साम्राज्य अब धीरे धीरे बिखरने लगा था। औरंगजेब की मौत के बाद सत्ता का कोई स्पष्ट केंद्र नहीं था। दिल्ली में सम्राट जरूर बैठा था पर उसका असर कागजों तक ही सीमित था। मैदानों में असली ताकत अब नवाबों, मराठों और रियासतों के ही हाथ में थी। और बंगाल उस दौर में भारत का सबसे अमीर इलाका था, जहाँ से यूरोप को रेशमी कपड़े, नील, चाय, मसाले और चांदी मिलती थी। ये वही बंगाल था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसी बंगाल को अपने कब्जे में लेने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सबसे कुटिल चालें चली। साल था 1757। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। नवाब का मतलब उस राज्य का मंत्री समझ लीजिए। और अंग्रेजों ने इसी नवाब के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। उनके सेनापति मीर जाफर, मंत्री यार लुप्त और बैंकर जगत सेठ को खरीद ली। कागजों पर अंग्रेज हारते नजर आ रहे थे पर असल में उन्होंने सिर्फ एक काम किया, विश्वासघात को ही अपना हथियार बना दिया। प्लासी का युद्ध वो भारत के इतिहास में पहली खुली राजनीतिक दलाली थी, जहाँ हथियारों से नहीं हस्ताक्षरों से हार लिखी गई। नवाब की सेना अंग्रेजों से कई गुना बड़ी थी पर जब युद्ध का दिन आया तब मीर जाफर की सेना पीछे हट गई। और यहीं पर अंग्रेजों ने वो जीत पाई जो बंदूक से नहीं भारतीयों की कमजोरियों से मिली। प्लासी की जीत के बाद कंपनी के पास सिर्फ बंगाल की व्यापारिक छूट नहीं थी, अब उनके पास राज करने का हक था। और यहीं से भारत में व्यापार करने वाली एक कंपनी धीरे धीरे भारत में हुकूमत बनाने लगी। अब बंगाल उनके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक प्रयोगशाला बन चुका था, जहाँ अंग्रेज अपने नए नए रणनीतिक पैतरे आजमा रहे थे और भारत के शासक या तो बिक रहे थे या मर रहे थे। फिर कंपनी ने एक और कदम आगे बढ़ाया।
साल 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया बंगाल का गवर्नर और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से पूरी तरह मोड़कर प्रशासन की चादर ओढ़ ली। अब कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं करती थी, वो टैक्स वसूलती थी, जमीनें बांटती थी, फैसले सुनाती थी और जो विरोध करता उसे राजद्रोही कहकर चुप करा देती थी। फिर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसने ब्रिटेन को ये एहसास दिला दिया कि ये कोई मामूली व्यापार नहीं बल्कि सत्ता की संरचना है जिसे अब पार्लियामेंट से नियंत्रित करना होगा। यानी अब अंग्रेजों की हुकूमत सिर्फ व्यापारियों की नहीं बल्कि ब्रिटिश सांसद की सीधी नजर में थी। और यही से शुरू हुई वो डुअल गवर्नमेंट, जिसमें सामने तो नवाब दिखता था पर पीछे से आदेश कंपनी देती थी। और भारत तब अपने ही जमीन पर मेहमान बन गया था। सामने नवाब था पर असली सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी और बाद में उन्होंने यही मॉडल लगभग पूरे इंडिया में लागू किया और यही से भारत को गुलाम बनाकर राज करने की शुरुआत हुई। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतिहास तक ही नहीं रुकी। आज भी 250 साल बाद वही डिवाइड एंड रूल भारत की नसों में जिंदा है। कभी भाषा के नाम पर हिंदी वर्सेस मराठी या फिर तमिल बनाम हिंदी, कभी धर्म के नाम पर हिंदू और मुस्लिम के बीच दीवारें खड़ी की जाती है, तो फिर कभी जाति के नाम पर ऊंच नीचता का जहर फैलाया जाता है। फर्क बस इतना है, तब आदेश ब्रिटेन से आता था, आज भीतर से ही कोई कंपनी उसे लागू कर देती है। अगर हम इतिहास से नहीं सीखते तो बस चेहरे बदलते हैं, चाल वही रहती है। लेकिन सवाल फिर ये है, अगर अंग्रेजों ने हमें बांटकर राज किया तो क्या आजादी हमें जोड़कर मिली थी या वो भी एक नई साजिश थी जिसमें आजादी बस एक तारीख बनकर रह गई। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेज गए कैसे, किस तरह से उन्होंने हमें बांटा, क्या वो दबाव में थे या फिर सब कुछ पहले से ही तय था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।